दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम एक जो संभावित प्रश्न पत्र बनाया जा सकता है, चाहे वो CCDDC के क्वेश्चंस को लेकर, चाहे वो इंडेक्स के क्वेश्चंस को लेकर, या कैटालॉगिंग, या फिर लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर्स, या भी लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर दिया गया है, ज्ञान विषय का वर्गीकरण, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी टॉपिक है उनको देखकर जो भी संभावित क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं सभी आपको करवाऊंगा। उससे ज़्यादा और उससे अधिक कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसी कड़ी में चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। कल की अगली कड़ी से ही जो CCDDC के चल रहे थे उसी में से है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि CC के किस संस्करण में श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि कॉलम क्लासिफिकेशन रंगनाथन की वर्गीकरण पद्धति है और इसके चौथे संस्करण में श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ये चिन्ह कौन से हैं? PMEST। P स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस और T फॉर टाइम यहाँ पे रहेगा। और इनके अलग अलग सिंबॉलिक चिन्ह भी होते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोलन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, CC के किस संस्करण में PMST का प्रयोग किया गया था? तो CC के कौन से संस्करण से PMST का प्रयोग किया गया था? तो आप याद रखिएगा कि चौथे संस्करण से ही PMST का प्रयोग किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलग अलग श्रेणियां और अलग अलग PMST दोनों ही चौथे संस्करण में आए थे, ये आप याद रखिएगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट, रंगनाथन साहब द्वारा फेसेट्स सीक्वेंसेस के लिए 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत कौन से थे? यानी विषय जगत के लिए 4 सिद्धांत रंगनाथन साहब ने दिए थे। उसमें से वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ का प्रिंसिपल और एक और प्रिंसिपल बच रहा है। इसका ऑप्शन यहाँ तो उपयुक्त सभी रहेगा, लेकिन 4 में से 3 मैंने बता दिए हैं। एक कमेंट बॉक्स में जो भी आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको सारा कोर्स निःशुल्क, किसी भी वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी तरह एग्ज़ाम क्लियर करना है, न कि आपको उसमें प्रोफेसर या फिर PhD करनी है। तो सिर्फ वीडियोस को देखते जाइएगा। CC किस संस्करण में जो समझाने की चीज़ आएगी वो मैं आपको समझा भी दूंगा। CC के किस संस्करण में दशा संबंधों का यानी फेज रिलेशंस का प्रयोग किया गया था? आप याद रखिएगा कि 5वें संस्करण से फेज रिलेशन का प्रयोग CC में किया गया था। CC के अभी तक 7 संस्करण आए हैं। पहला 1933, फिर 39, फिर 50, फिर 52, फिर 57, फिर 60, 1960 की बात कर रहा हूँ, और 1963 में छठे का रीप्रिंट, और 1987 यानी रंगनाथन की मृत्यु के बाद 7वां संस्करण आया था। CC के छठे संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन था? यानी हाउ मेनी टाइप्स फेज रिलेशंस वर देयर इन द 6th स्टैंडर्ड ऑफ CC। ये क्वेश्चन है आज का हमारा। तो इसमें 5 तरह के दशा संबंध थे। कौन कौन से थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। CC के 7वें संस्करण में कितने तरह के दशा संबंध थे? तो CC के 7वें संस्करण में 6 तरह के थे। यानी आप एक कम याद रख लीजिएगा। छठे संस्करण में 5 तरह के थे और 7वें संस्करण में 6 तरह के दशा संबंध थे, यानी जो फेज रिलेशन थे वो उनसे जस्ट एक कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस योजक चिन्ह कनेक्टिव सिंबल का प्रयोग CC में नहीं किया जाता है? तो कोलन इसका नाम है, किया जाता है, और पॉइंट का भी इसमें डॉट जो है वो भी टाइम के लिए, समय स्पेस के लिए की जाती है, जबकि टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और एरो का प्रयोग, जो एरो दे रखा है ऑप्शन C, ये नहीं रहता है CC में योजक चिन्ह के रूप में, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRG कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये 1952, 1952 लंदन UK में किया गया था। ओहियो किससे संबंधित हैं? वॉशिंगटन
यूएस में जो है वॉशिंगटन डीसी, ये किससे संबंधित है? लाइब्रेरी साइंस के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरजी जो कि क्लासिफिकेशन एक रिसर्च ग्रुप है जो 1952 में लंदन यूके में स्थापित किया गया था, जो भी नए वर्गीकरण किए जाते हैं और जो भी इनमें रिसर्च की जाती है उनका एक समूह है। जो भी नई वर्गीकरण पद्धति आती हैं पहले यहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ शोध समूह से जानकारी और मार्गदर्शन लिया जाता है, उसके बाद में वो पब्लिश होता है या मार्केट में आता है। तो डेरेक ऑस्टिन महोदय द्वारा सीआरजी स्थापित किया गया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरजी किस वर्ष स्थापित किया था? बता चुका हूँ 1952, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप किससे संबंधित है? तो क्लासिफिकेशन नाम से ही स्पष्ट है, जैसे मैंने बताया ये वर्गीकरण पद्धतियों के एक रिसर्च करने का, यानी वहाँ उनके बारे में और जानकारी जुटाने का, दो वर्गीकरण पद्धतियों के बीच में कंपैरिजन करना, उनके बीच में देखना कि कौन सा अपडेट किया जा सकता है, किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं। इस प्रकार के समस्त ज्ञान का भंडार हम सीआरजी को मान सकते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण में ने ज्ञान एवं विषय जगत की संरचना को कई तरह से स्पष्ट किया है। उन आधार पर हम विषय जगत की संरचना को मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? तो द्विविभाजन, 10 विभाजन एवं बहुविभाजन। द्विविभाजन आपको पता है कि कौन सी वर्गीकरण पद्धति द्विविभाजन सम्मिलित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10 विभाजन मैं आपको बता देता हूँ, यूडीसी और डीडीसी 10 विभाजन यानी डेकोटोमी पद्धति है, और बहुविभाजन हमारे रंगनाथन महोदय की सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन पोलिकेटोमी वर्गीकरण पद्धति है। तो आप याद रखिएगा तीनों के तीनों। और द्विविभाजन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विषय के निर्माण के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा किस सन में किया गया? उन्होंने विषय निर्माण में 4 पद्धतियाँ दी, जिसमें लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, डिसेंशन और डेन्यूडेशन। 4 पद्धतियाँ थी रंगनाथन महोदय की। तो कौन से सन में किया गया था? तो 1950 ईस्वी में रंगनाथन ने विषय निर्माण की 4 पद्धतियाँ की गई थी, जिसमें लूज असेंबल। इसमें एक प्रश्न आता है लेमिनेशन, जो पटलीकरण है, यानी लेमिनेशन शब्द किस भाषा का है और किससे बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन साहब द्वारा 2 अन्य विधि आश्वन और विलियन यानी फ्यूजन का निर्माण किया गया था। ये कौन से सन में किया गया था? पहले जो 4 पद्धतियाँ आई थी उनका 1950 में आया था, और 1950 के बाद 10 साल बाद यानी 1960 में ये 2 अन्य विषय निर्माण की पद्धतियाँ आई थी। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ 10 साल उसमें और जोड़ दीजिएगा। 1950 में 4, 1960 में 6 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नील मैगनन महोदय ने इसे कुछ संशोधन और परिवर्तन के साथ किस वर्ष पुनर्गठन किया था? किसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? उसी विषय की बात कर रहे हैं जो 1950 में 4 विषय निर्माण की पद्धतियाँ दी थी, 1960 में 2 और आई थी, और नील मैगन महोदय ने इसे वापस कुछ चेंज किए थे, कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। ये कौन से सन में किए गए थे? तो 1973 में किए गए थे, क्योंकि उस समय तक रंगनाथन महोदय का निधन हो चुका था। और रंगनाथन महोदय का निधन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये सब पता होना चाहिए कि ये लैटिन भाषा से हुई है, पहले तो आप इसको याद रखिएगा। और लैटिन भाषा में कौन सा शब्द से बनी हुई है? तो ये लेमिनी से बनी है, ऑप्शन बी यानी LAMINEE। याद रखिएगा, LEM कभी नहीं होता है, LAM ही होगा, जो इसमें दिया गया है स्पेलिंग में LAMIN, यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद डबल ई लगा दीजिएगा तो ये लेमिनी शब्द बन जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ी आने की संभावना है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं बड़ा इसको अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। DDC में तालिकाओं की सूचियों का मिलान करना है। 4 तालिकाएं दी गई हैं। T1 T का मतलब यहाँ पर टेबल से है, T2 T3 और T4, और सामने 1 2 3 और 4 दे रखे हैं। ये DDC की बात कर रहा है, जो मेलविल डेवी की वर्गीकरण पद्धति है। तो इसमें देखिएगा कि T1 में एक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, याद रखिएगा। T2 में जियोग्राफिकल एरियाज, हिस्ट्रिकल पीरियड्स एंड बायोग्राफी, ठीक है। T3 सब डिवीज़न फॉर द आर्ट्स, फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म,
ये भी मिला हुआ है। और T4 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस फैमिली। तो इसको याद करने के लिए आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ आप तालिका की मिलान ऐसे करेंगे कि तालिका स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो पहला शब्द आपको एस याद रखना है। दूसरा कि किस जगह पर होगी, यानी जियोग्राफिकल एरियाज आपको याद रखने हैं। तीसरा उसका लिटरेचर यानी वो साहित्य से संबंधित है या नहीं है, वो आपको याद रखना है। और चौथा आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखनी है। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जैसा मैंने याद रखा है। मैंने SGLL याद रखा है। SGLL भी कह सकते हैं। S का मतलब स्टैंडर्ड सभी डिवीजन, G का मतलब जियोग्राफिकल, और तीसरे नंबर L का मतलब यहाँ आएगा लिटरेचर, और चौथे का मतलब लैंग्वेजेस। इससे आप चारों टेबल्स याद रख सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है। SGLL 4 बार आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। अंत में लैंग्वेज आएगा और तीसरे नंबर पर लिटरेचर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूडीसी में किस तरह का ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑक्सिलरीज का मतलब सहायक होता है। जिस प्रकार डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यूडीसी में किस ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कॉमन एंड ऑक्सिलरीज, स्पेशल ऑक्सिलरीज का प्रयोग है जो यूडीसी में किया जाता है। यूडीसी का प्रतिपादन 1895 में हुआ था और ये 1905 में प्रकाशन में आई थी। पोल ओटलेट व ह्यूनरी लो फाउंटेन की मदद से 7 संस्करण आ चुके हैं, जिसमें से 4 तो पूर्ण हैं और 3 संक्षिप्त हैं। ये आप थोड़े फैक्ट्स हैं जो यूडीसी के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीसी में इंडेक्स जो वास्तव में कंप्यूटर जनरेटेड हैं, और इंडेक्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक जनरेटेड किए गए हैं और उसका जो प्रकाशन है वो कब किया गया था, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये 1988 यानी 1988 में किया गया था, आप ये याद रखिएगा। और 1988 में कोई और घटना घटित हुई तो मुझे बताइएगा, वैसे मैं आप बता दूंगा। CCF फर्स्ट है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, वो 1984 में, और CCF सेकंड 1988 में आया था, और CCF थर्ड 1992 में 4 साल के अंतराल में आए थे। ये भी 1988 से संबंधित है लाइब्रेरी साइंस में। और फर्स्ट ऑप्शन है 1987, इसमें डीडीसी का सीसी का 7वां संस्करण आया था। और 1999 भी संबंधित है लाइब्रेरी साइंस से। ये भी आप मुझे बताइएगा किस प्रकार संबंधित है, यानी चारों ऑप्शंस चारों आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मूलभूत पक्षों की अवधारणा का प्रयोग किसमें किया गया था। पीएमएसटी में बता चुका हूं, सीसी में किया गया था। सीसी के 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, और जो पीएमएसटी की मूलभूत हैं वो सीसी में 4थे संस्करण से की गई थी। यूडीसी के बारे में मैं बता चुका हूं कि यूडीसी डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित है। कुछ फैक्ट्स मैंने बताए हैं। डीडीसी के बारे में बता चुका हूं कि पहला संस्करण 44 पृष्ठों में आया था, और 1876 में ये डेवी महोदय की हैं। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1904 में आई थी। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन शुद्ध परिगणात्मक वर्गीकरण पद्धति है, ये जरूर आप याद रखिएगा। शुद्ध परिगणात्मक है जो एकमात्र वर्गीकरण पद्धति है। वहीं डीडीसी है जो लगभग परिगणात्मक यानी ऑलमोस्ट एमिनी रेशियो है, और सीसी और यूडीसी दोनों ही लगभग पक्षात्मक हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कंफ्यूज न हो, मैं चारों के चारों ऑप्शंस क्लियर करता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1933 में फर्स्ट, 1939 में द्वितीय संस्करण आया था। और जहां तक बात हो रही है 1956 की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन 1956 में 1953 में आया था, सॉरी। और 1972 में रंगनाथन महोदय की निधन हुआ था। ये कब हुआ था, 1972 में, किस डेट को हुआ था, ये आप रखिएगा। और सीसी के मैं 7 संस्करण आपको बार बार बता चुका हूं। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि सीसी के किस संस्करण को रिगिडली फेसेटेड पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। रिगिडली का मतलब होता है पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत रखा जा सकता है सीसी के किस संस्करण को। तो जो प्रथम 3 संस्करण आए थे उनमें से बदलने की या बदलाव की संभावना कम थी। शायद रंगनाथन महोदय ने सोचा होगा कि विषय इसी प्रकार में आएंगे,
फिर जैसे ही फर्म डिवीजन आया, यानी विषयों का और स्वरूप आया, जिसमें उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद किताब के रूप में ही ज्ञान संग्रहित रहेगा, लेकिन पत्र पत्रिका आई, फिर माइक्रोफॉर्म्स के रूप में ज्ञान आने लगा, फिर मैगजीन्स में आने लगा, तो फिर उन्हें इसे रिगिडली से हटाकर लगभग पक्षात्मक करना पड़ा। जो 3 पक्ष आए थे इसके बाद में, चौथा, पांचवा और छठा संस्करण वो लगभग पक्षात्मक आया था, यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। और जो 7वां संस्करण आया था वो फुली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम थी, यानी पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति सीसी का 7वां संस्करण था। यानी सीसी के प्रथम 3 संस्करण रिगिडली फेसेटेड, हिंदी में याद करने वाले विद्यार्थी के लिए रिगिडली की जगह आप पूर्णतः पक्षात्मक बोल सकते हैं। और उसके बाद 3, 4, 5 लगभग आए थे और 7वां संस्करण फ्रीली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है कि सीसी के किस संस्करण में फ्रीली फेसेटेड का प्रयोग किया गया। मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रीली संस्करण है वो ऑलमोस्ट फ्रीली भी आता है और फ्रीली भी आता है। तो फ्रीली चौथा, पांचवा, छठा था, और फुली फ्रीली यानी एकदम फुली फ्रीली वो एकमात्र संस्करण था, वो 7वां संस्करण था, और जो 1987 में रंगनाथन साहब की निधन के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 430 430 कि सर्वप्रथम सीसी में पक्षों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया था। जैसा नाम से स्पष्ट है कि कोलन क्लासिफिकेशन है, तो डेफिनेटली प्रथम बार कोलन का ही प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा। तो कोलन को जोड़ने के लिए जो पक्ष होते थे, फेसेट्स होते थे, जो पीएमएसटी हम आज पढ़ रहे हैं, उस समय तो वो नहीं थे प्रथम संस्करण में, लेकिन वो जो भी वह कल्पना रही होगी, तो उस पक्षों को जोड़ने के लिए हमेशा ही कोलन का प्रयोग किया करते थे रंगनाथन महोदय, इसीलिए इसे कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मूलभूत जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया था। आप रट चुके हैं इस प्रश्न को, आप वीडियोस को देखने के बाद देखिएगा कि आपको प्रश्न कितने अंगुलियों पर होते हैं। तो सीसी के 7वें संस्करण चौथे संस्करण से 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था। सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है और आता भी रहा है, क्योंकि 7वें संस्करण आते आते रंगनाथन साहब दुनिया से चल बसे थे, और जो कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप और हम ये विषय पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली रंगनाथन महोदय का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो लाइब्रेरी साइंस की भर्ती भी आती हैं तो उन्हीं के प्रयासों से आती हैं, क्योंकि उन्होंने ही लाइब्रेरी साइंस नाम दिया था, पहले ये लाइब्रेरी साइंस नहीं हुआ करता था। तो ए.के. नीलमेगन, M.A. गोपीनाथ और S.K. सीतारामा ने 7वां संस्करण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 433 कि सीसी में जो कॉमन आइसोलेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉमन आइसोलेट सीसी में 2 प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। ACI सब्जेक्ट के आगे लगता है और PCI सब्जेक्ट के पीछे लगता है। जो कॉमन आइसोलेट्स हैं, ACI A से मतलब आगे रख लीजिएगा याद, P से मतलब पीछे लिखिएगा। आपको यही क्वेश्चंस के अलावा ACI और PCI के बारे में ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाला, एटलीस्ट 3rd ग्रेड के एग्जाम में। तो ACI और PCI एंट्रोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सब्जेक्ट के A का मतलब आगे, P का मतलब पीछे, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 प्रकार के होते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सिद्धांत हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, दूसरे डायनामिक, यानी विवरणात्मक और गतिमान। ऑप्शन A करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्गीकरण के विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 435। और तो आप देखिएगा सेयर्स महोदय या रिचर्डसन महोदय या ब्लेस, सभी महोदय ने डायनामिक जो डिस्क्रिप्टिव थे उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वहीं यदि हम गतिमान सिद्धांतों की बात करें तो इसमें हमारे रंगनाथन महोदय उन्होंने डायनामिक, गतिमान की, उनका मानना था कि विषय जगत चलने वाला है, इसमें बदलाव आना संभव है, तो उन्होंने गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसीलिए इनकी पद्धति पक्षात्मक है, न कि परिगणात्मक। इनकी पद्धति में रेडीमेड नंबर नहीं होते, आपको बनाना पड़ता है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 437। रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के
गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया? तो आप याद रखिएगा कि रंगनाथन महोदय ने प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया था। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1937 में और तीसरा संस्करण, तो 3 संस्करण आए थे 1967 में, और द्वितीय संस्करण कब आया था दूसरा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि तीनों संस्करण के सन कई बार पूछे जाते रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाए। अष्टपदी अंकन आपको बता चुका हूँ। ऑक्टेनरी नोटेशन का प्रयोग सीसी में कोलन क्लासिफिकेशन में किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी के किस संस्करण में डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग शुरू किया गया? तो ये छठा जो रीप्रिंट संस्करण आया था 1963 में, उसमें टाइम फेसेस में डॉट, पहले टाइम और स्पेस के लिए दोनों के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता रहा था। चौथे संस्करण में जब ये शुरू हुआ सीसी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करना, फिर छठे संस्करण में टाइम के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जो 1963 में छठा रीप्रिंट संस्करण आया था, उसमें इसका प्रयोग शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम अपनी पुस्तक कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के उपसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? कैनन्स का प्रयोग किसने किया? तो ये सेयर्स महोदय ने किया था। कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में उपसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सेयर्स महोदय ने किया था, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तृतीय संस्करण जो 1967 में आया था, वर्गीकरण में कितने उपसूत्रों का वर्गीकरण किया है, यानी कितने उपसूत्रों में उसे बांटा है, कितने, हाउ मेनी कैनन्स? तो इसका ऑप्शन ए यानी 43 कैनन्स थे। वर्गीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के उपसूत्रों को कितने स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? तो इसे 3 स्तरों पर, इसे मैंने इस प्रकार लिखा है, आई मतलब मैं, वी का मतलब हम, और एन का मतलब नोटेशन, और आई वी एन और बी आपको बाद में याद करना है। मैंने तो इस प्रकार याद किया है, आई वी में हम, एन का मतलब नारायण से लिया है अपने नाम से, और बी का नंबर बुक क्लासिफिकेशन से लिया है, तो आई वी एन बी होता है। और ये चारों में 43 उपसूत्र होते हैं। कितने कितने होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, 15, 4, 21 और 3 इस प्रकार होते हैं। मैंने जैसे याद रखा है आई, वी, एन और बी हैं, तो आई में 15, वर्बल में 4 वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। 15, 4 नोटेशन में 21, यानी कोई भी नोट आप दोगे, कहीं पे भी आप बांध भराओगे या पैसा देते हो शादी में, तो नोट 21 का दे रहे हो। और बुक क्लासिफिकेशन 4 बुक का आप याद रखिएगा, क्योंकि बुक में 4 शब्द हैं, तो इसमें भी आप मिलान कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 15 किसके लिए बताया मैंने? 15, 4, 21 और फिर 3। तो कैनन ऑफ आइडिया प्लान, इसका अपने को देखना है, तो आप आराम से मिला लीजिएगा। ये 15 का होगा, 2 ऑप्शन होगा, वी यानी वर्ब्स कितनी होती है? 4 होती है, नोटेशन कितना, नोट 21 का, और बुक 4 शब्द है तो 4। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आप मिलाइएगा। आइडिया प्लान 15 का, फिर वर्बल प्लान 4 का, फिर नोटेशन 21 का, और बुक क्लासिफिकेशन 4 का। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। तो ये तो थी आज की हमारी, एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई, वी, एन और बी आपको याद रखना है। आइडियल प्लान, वी वर्बल प्लान, आई, वी, एन नोटेशन प्लान, और चौथा बुक क्लासिफाइड प्लान जो भी आपका है। तो इसमें पहले में 15, फिर 4, फिर 21 और फिर 3, ये आप याद रखिएगा। डी, सॉरी 15, 4, 21 और 3 होगा। बुक क्लासिफिकेशन हमेशा 3 नोटेशंस का होता है। मैं 4 2 बार बोल दिया, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। और ये तो थी आज की हमारी क्लास को जरूर दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करवाया जाएगा। ये 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसी कड़ी में हम कल भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, और कंटिन्यूस वीडियोस लेके आएंगे। यदि आप ढेर सारा प्यार बनाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर और साझा करेंगे, वीडियोस कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।